जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अपने आपदा प्रबंधन का अध्याय नंबर 6 जो कि है आपदा और सह अस्तित्व। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपदाएं तो आती रहेंगी, लेकिन आपदा के साथ हमें सह अस्तित्व का भाव रखना है। ठीक है, कि आपदा तो आती रहेंगी, हम उसमें कैसे रह सकते हैं उसके लिए कुछ हम अलग अलग प्रयास करेंगे, है ना। उससे ये नहीं कि निराशा होकर के बैठ जानी है कि अब तो आपदा आ गई अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो विभिन्न आपदाओं को कम करने के लिए जो किए जाने वाले प्रयास है वही आपदा प्रबंधन है। तो किस आपदा को हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसका देखते हैं, भूकंप का ही देख लेते हैं। ठीक है, तो भूकंप को कम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं कि भूकंप के साथ हम भी रहे, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम यही कर सकते हैं कि पक्के मकान बनाएंगे। क्या करेंगे, पक्के मकान बनाएंगे और आयताकार भी बनाएंगे। तो पक्के आयताकार पक्के बनाएंगे और आयताकार बनाएंगे और क्या करेंगे, भूकंप रोधी मकान बनाएंगे। ठीक है, कैसे, भूकंप रोधी, तो भूकंप रोधी मकान बनाएंगे। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, यही करेंगे। तो जब कभी भी हम देखते हैं कि भूकंप आता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे मकान ही ढह जाते हैं या फिर कहीं जमीन फट जाती है। तो ये सब ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, भूकंप रोधी और पक्के और आयताकार मकान बनाएंगे। फिर क्या करेंगे कि हम सड़क को चौड़ी रखेंगे। तो क्या करेंगे, जब सड़क हम चौड़ी रखेंगे तो उसमें से आने जाने के लिए जगह रहेगी। तो जब कभी भी आकस्मिक प्रबंधन करना होगा भूकंप का तो हम चौड़ी सड़क होगी तो जल्दी से आ और जा सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा सतर्क रहेंगे। जब कभी भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर भूकंप आ गया तो हम हमेशा सतर्क रहेंगे और उसका तुरंत प्रबंधन करेंगे। ठीक है, और हमेशा क्या करेंगे, आपदा किट भी तैयार रखेंगे। तो क्या करेंगे, आपदा किट भी तैयार रखेंगे, आपदा किट। तो अगर हम इतनी सी सतर्कता बरतें तो हम भूकंप से कुछ हद तक बच सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब तो ये हमारा भूकंप का हो गया आपदा प्रबंधन। अब भूकंप के बाद हम देखते हैं कि भूस्खलन से हम कैसे निपटेंगे। ठीक है, किससे, भूस्खलन से। तो भूस्खलन से हम कैसे निपटेंगे, तो भूस्खलन क्या होता है, जब कभी भी कुछ मिट्टी जो है वो अचानक से घसक जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। ठीक है, तो भूस्खलन ना हो उसके लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं। तो सबसे पहला तो हम करते हैं वृक्षारोपण। तो जब हम वृक्षारोपण कर देते हैं तो वृक्ष की जड़ें क्या है कि उसको अच्छे से अपने में मतलब जकड़ लेती है मिट्टी को, जिससे क्या होता है, मिट्टी धंसती नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे कि हम जल निकासी की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जल निकासी होते के कारण ही वहां की मिट्टी क्या होती है, धंस जाती है ना। जल निकासी के समय क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर से जल जा रही है और उसको घिसते जा रही है तो क्या होता है, मिट्टी का अपरदन होने लगता है और अचानक से क्या होता है, मिट्टी वहां की धीरे धीरे करते करते गायब हो जाती है। तो क्या करेंगे, जल निकासी की व्यवस्था करेंगे। और जल निकासी की व्यवस्था करने के साथ साथ ही हम क्या करेंगे कि ढलान पर कभी कार्य नहीं करेंगे, है ना। तो ढलान पर निर्माण नहीं करेंगे, है ना। तो जब हम ढलान पर निर्माण नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही भूस्खलन की समस्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, हम बांध का निर्माण करेंगे, बांध निर्माण करेंगे, है ना। और क्या करेंगे, राहत का भी कार्य करेंगे इसमें। तो इससे क्या होगा हमारे पास कि भूस्खलन की समस्या से हम निपटारा पा लेंगे। कुछ सह अस्तित्व का तो भाव आएगा कि ये भी रहे और हम भी रहे, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने भूकंप देख लिया, भूस्खलन देख लिया। अब हम देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, सुनामी का ही देख लेते हैं, सुनामी। ठीक है, तो सुनामी का हम देखते हैं, सुनामी क्या होता है, भूकंप का ही दूसरा रूप है। तो सुनामी में हम क्या करेंगे कि जब कभी सुनामी आने वाली होगी तो हम क्या करेंगे, तट से दूर रहेंगे। हमें जब पता होगा कि सुनामी आने वाली है तो क्या करेंगे, तट से दूर रहेंगे। तट से दूर रहने के साथ ही हम क्या करेंगे, कंक्रीट का अवरोधक बनाएंगे। क्या करेंगे, कंक्रीट के अवरोधक बनाएंगे, यानी कि बांध बनाएंगे। अवरोधक का मतलब बांध बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, मैंग्रोव के वृक्षारोपण करेंगे। तो क्या करेंगे, वृक्षारोपण किसके, मैंग्रोव के वृक्षारोपण। फिर क्या करेंगे, तो मैंग्रोव के वृक्षारोपण करने के बाद हम क्या करेंगे, वैकल्पिक संचार की भी व्यवस्था करेंगे और प्रशिक्षण लेंगे। तो वैकल्पिक संचार की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो सुनामी रिकॉर्डिंग सेंटर बनाएंगे, जिससे हमें जब भी सुनामी आने वाली हो वो हमें पता चल जाए कि कब सुनामी आने वाली है। ठीक है, सुनामी रिकॉर्डिंग सेंटर। ठीक है, तो इन सभी का
कामों को हम करके क्या कर सकते हैं, सुनामी के साथ अपने सह अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अब सुखाड़ के बारे में कि हम सुखाड़ जब भी आए तो उससे कैसे निपटेंगे और उसके साथ सह अस्तित्व का भाव कैसे रखेंगे। ठीक है, तो जब भी सुखाड़ आने वाली होगी तो हम क्या करेंगे, नमी आधारित कृषि करेंगे। क्या करेंगे, नमी आधारित कृषि करेंगे। तो नमी आधारित कृषि करेंगे तो इससे क्या होगा, हम सुखाड़ से बच सकते हैं कुछ हद तक। फिर क्या करेंगे हम कि ड्रिप या फिर स्प्रिंकल सिंचाई करेंगे। ड्रिप या फिर स्प्रिंकल सिंचाई करेंगे, स्प्रिंकल सिंचाई करेंगे। ये हमने आपको सुखाड़ में बताया था पहले ही, है ना। तो ड्रिप या फिर स्प्रिंकल सिंचाई करेंगे जिससे क्या होगा, पानी की कम से कम खपत होगी तो हम सुखाड़ से अच्छे से निपट पाएंगे। तीसरा काम हम क्या करेंगे, तो वर्षा जल का संग्रहण करेंगे। तो वर्षा जल का संग्रहण करेंगे ताकि क्या हो, हम सुखाड़ से अच्छे से निपट सकें। और वर्षा जल के संग्रहण के बाद हम क्या करेंगे, तो वाटर शेड मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, वाटर शेड मैनेजमेंट। ये भी हमने आपको इस चैप्टर में बताया था, मैनेजमेंट। तो आप जाकर के बाढ़ और सुखाड़ वाला चैप्टर में इसको देख सकते हैं, सुखाड़ वाले के बारे में और बाढ़ वाले के बारे में भी अभी बताएंगे, उसके बारे में भी। ठीक है, तो ये जब हम काम करेंगे तो इससे क्या होगा, हम सुखाड़ से बच सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं, हम जल विभाजक क्षेत्र बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जल विभाजक क्षेत्र। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं सुखाड़ के बाद बाढ़ के बारे में कि हमको अगर बाढ़ से निपटना होगा तो बाढ़ से कैसे हम निपटेंगे। ठीक है, तो बाढ़ से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला काम तो हम पूर्वानुमान तकनीक लगा सकते हैं कि हमें बाढ़ आने से पहले ही पता चल जाए कि अब मानसून की वर्षा अधिक होने वाली है, तो हमें क्या करें, बाढ़ से बचने की तैयारी तुरंत से तुरंत शुरू कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि हम जल ग्रहण संरचना बनाएंगे, मतलब ऐसा क्षेत्र बनाएंगे कि जिसमें हम जल को इकट्ठा कर सकें। जैसे कि बहुत से गाँव में भी कुछ कुछ जल संग्रहण करने की व्यवस्था होती है। ठीक है, जल संग्रहण संरचना के बाद हम क्या करेंगे, स्तंभ का भवन बनाएंगे, यानी कि पिलर वाले मकान बनाएंगे, यानी कि पक्के मकान बनाएंगे। ठीक है, ताकि जब कभी बाढ़ आए तो क्या हो, उसमें वो मकान टूट ना जाए। तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, ताकि क्या हो, जब कभी भी पानी आए तो पानी का वेग कम हो और क्या हो, हमारी मिट्टी का अपर्दन नहीं हो। फिर क्या करेंगे कि हम तटबंध बनाएंगे ताकि जब कभी भी बाढ़ आए तो तटबंध से अचानक से पानी मतलब तटबंध तोड़ के अंदर ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम खाद्यान्न बैंक का निर्माण कर सकते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, खाद्यान्न की आपूर्ति हमेशा होती रहे और कभी भी खाद्यान्न की कमी ना महसूस हो। तो अगला काम क्या कर सकते हैं, हम नहरों का जाल बना सकते हैं ताकि जिधर से भी बाढ़ आए तो बाढ़ का पानी को हम नहरों में विस्थापित कर सके, जिससे क्या हो, हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या कम हो सके। ठीक है, तो ये तो हमने ये काम कर लिया। अलग अलग आपदाओं से निपटने के लिए हमने कुछ कुछ कार्य कर लिए। अब हमें क्या करना है कि कुछ एक्स्ट्रा इसके अलावा भी काम करना होगा, जिससे कि क्या करेंगे, हम सह अस्तित्व को साकारित कर सके। सह अस्तित्व के सपने को साकारित करने के लिए हमें इसमें कुछ और कार्य जोड़ने होंगे। उसमें सबसे पहला कार्य क्या है, तो हम देखते हैं, इसमें हमें मानचित्रीकरण करना होगा। किसका मानचित्रीकरण, तो आपदा का मानचित्रीकरण करना होगा कि कौन कौन से जगह पर कौन सी आपदाएं ज्यादा आती हैं। जब हम मानचित्र पे ये सब कुछ दिखा देंगे तो वहां के लोग पहले ही सतर्क रहेंगे और हमें सब कुछ जानकारी पहले से ही अधिक उपलब्ध हो जाएगी कौन सी जगह पे आपदा कोई भी आ रही है या फिर आने वाली है। ठीक है, तो आपदा का मानचित्रकरण कर सकते हैं या फिर सुदूर संवेदी हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, सुदूर संवेदन। जैसे कि हमने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था सुदूर संवेदी उपग्रह के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, सुदूर संवेदन कर सकते हैं, है ना। सुदूर संवेदन के साथ साथ क्या कर सकते हैं, हम भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकसित कर सकते हैं कि हमें भौगोलिक क्षेत्र से जहां कहीं भी भौगोलिक सूचना प्रणाली विकसित कर सकते हैं, सूचना, है ना, ताकि जहां कहीं भी भौगोलिक दृष्टि से हमें क्षति पहुंचे तो हमें जानकारी तुरंत की तुरंत मिल जाए। ठीक है, अगला काम क्या कर सकते हैं हम कि गैर सरकारी संगठनों का भी हम इसमें प्रयोग ले सकते हैं, यानी कि एनजीओ का प्रयोग ले सकते हैं हम इसमें, है ना, एनजीओ का प्रयोग ले सकते हैं, इन्हें गैर सरकारी संगठन भी बोलते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो अर्ध सरकारी संगठनों का भी प्रयोग ले सकते हैं। अर्ध सरकारी संगठन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास सीआरपीएफ है ना, सॉरी ये तो अर्ध, हाँ ठीक है, फिर भी लेकिन सीआरपीएफ का इसमें प्रयोग तो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते बल्कि एनएसएस का ले सकते हैं। हर कॉलेज में देखिएगा कि एनएसएस होता है, नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस। ठीक है, तो ये होता है हर जगह। फिर क्या होता है, होम गार्ड होते हैं,
फिर होमगार्ड के बाद एनसीसी कैडेट्स भी होते हैं, फिर क्या होते हैं हमारे, तो नेहरू युवा केंद्र होते हैं। तो इन सभी का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, आपदा से बचने के लिए ले सकते हैं आपदा के समय में। ठीक है, इसमें बच्चों को प्रशिक्षण पहले से ही दिया जाता है कि आपदा से हमें कैसे निपटना है। तो आशा करता हूं कि इस चैप्टर में आप अच्छे से समझे होंगे, और एक बार आप सभी से ये उम्मीद है कि आप सभी इस पूरे किताब को एक बार कम से कम रीडिंग जरूर देंगे, ताकि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो सके। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।